बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाशिंगटन डीसी से मौजूद हूँ। मेरे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। जनाब असदुल्ला खालिद साहब, आपका शुक्रिया। जनाब आतिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, बात करेंगे पोस्ट ट्रंप जो इलेक्शन जीतने के बाद जो पोस्ट इलेक्शन ट्रंप सूरत हाल है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे क्या तवक्कात हैं और क्या इम्पेक्ट आना है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता पे, बर सग़ीर पाक व हिंद के ऊपर जो हमारा रीजन है, फिर उसके बराबर में चाइना भी मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए ट्रंप क्या रिलीफ अनाउंस कर सकते हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ भी लाए। आतिफ साहब, शुक्रिया। तो मैंने आपको दोनों को शायद पहले भी कर दिया, दोबारा कर देता हूँ। लोग मुझसे बार बार एक सवाल पाकिस्तान में कर रहे हैं कि मौसम कैसा है, तो मौसम का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आम तौर पर इन दिनों में कैसा मौसम होता है। अगर तो आप मौसम को कनेक्ट करने वाले हैं कि सदर ट्रंप मुंतखब सदर हुए हैं, तो उसके बाद माहौलियाती तब्दीली को वो किस तरह से देखते हैं, तो वो एक बड़ा आपने टेढ़ा सवाल पूछा है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मौसम ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स सभी बेयर कर रहे हैं। नवंबर में इस तरह का मौसम आपको गर्मी एटलीस्ट कभी नहीं मिलती कि आपको नवंबर में यू वुड नॉट स्वेट एटलीस्ट इन डीसी। नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर अगर पाकिस्तानी सेल्सियस में बताऊँ तो 10 से 15 के ब्रैकेट में रहता है, उससे नीचे ही रहता है, इससे ऊपर नहीं। अब हमें 20, 25 या 30 तक भी जाता हुआ नज़र आता है। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरा, ये जो फॉल का मौसम है, ये तो बड़ा आइडियल मौसम होता है हमेशा। अब फॉल के मौसम में एक चेंज आ रही है, अब स्प्रिंग तक हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो मैं आपसे इसी मौसम की बात कर रहा जिसका आपने बताया। आतिफ साहब, इसमें बर्फ़बारी नहीं होना शुरू हो जाती नवंबर में? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से जो कपड़े लेके आया था वो स्वेट शर्ट्स और थोड़ा सा वार्म रहने के लिए, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि मौसम जो है वो इलेक्शन वाले दिन तो बाकायदा पसीने आ रहे थे। तो ये क्या रीज़न इसकी आपको यहाँ पे लगती है? जैसा पाकिस्तान में अभी तक हम AC चल रहा है, इवन कराची में आपको पता है सब कराची में 43 तक चला गया था। इस वक्त भी AC चल रहा है, यानी कि मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ रात हो रही है और AC वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे घर पे बात नहीं, हम भी रात को AC लगा के सोए हैं। मैं और आतिफ यही सुबह बात कर रहे थे कि रात को इतनी गर्मी थी कि वी कुड नॉट स्लीप, वी हैड टू टर्न ऑन आवर ACs। तो यहाँ आम दिनों में नवंबर में, इस वक्त जब हम खड़े में 6, 7, 8 नवंबर को, तो यहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी होती है, होने वाली होती है? नहीं जी, बर्फ़बारी का सीज़न ये नहीं होता है। बर्फ़बारी वैसे तो कभी भी हो सकती है, दिसंबर से लेके मार्च तक, इवन अप्रैल के शुरू तक भी बर्फ़बारी होने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन सर्दी की शिद्दत इतनी नहीं होती है कि बर्फ़बारी का मौसम शुरू हो जाए। वाशिंगटन में वैसे भी कंसिस्टेंटली बर्फ़बारी नहीं होती, हर चंद साल बाद एक वो आती है, लहर आती है जो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल लेकर आती है। लेकिन अगर मौसम को देखा जाए तो सितंबर के मिड से एंड तक मौसम ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपको एक लाइट जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि अब यहाँ पिछले दिनों से, जब से आप यहाँ हैं, यहाँ हवा चल रही है मुसलसल। तो पूरी सर्दियों में, फॉल से लेके स्प्रिंग तक यहाँ पर हवा चलती रहती है और वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करती है। ये जो मौसम है, ये बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है और उसकी वजह से ये चेंजेस हो रही हैं। और आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि 2024 रिकॉर्ड में दुनिया का गर्म तरीन साल होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके मुताबिक 2024 में ज़मीन का, कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला गया है। विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो चलें, माहौलियात के ऊपर बात होगी, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल के ऊपर यहाँ पे बात कर लें। इंतकाल इक़्तिदार क्या मुमकिन हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो कन्विक्टेड आदमी या अंडर कन्विक्शन जो है वो अमूमी तौर पे इलेक्शन में नहीं लड़ पाते। खासतौर पे कन्विक्टेड तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक नहीं लड़ पाता। तो यहाँ इंतकाल इक़्तिदार क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए पॉसिबल होगा कि जब वो कन्विक्टेड हो? बिल्कुल पॉसिबल होगा। और कल अगर आपने कमला हैरिस की स्पीच सुनी हो तो उसमें उन्होंने यही कहा कि दे वुड फैसिलिटेट कि इंतकाल इक़्तिदार जो है वो आसानी से हो सके। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो कन्विक्टेड हैं, तो उनके केसेस डिफरेंट रियासतों में चल रहे हैं। और आज की सुबह के प्रोग्राम में भी हमने यही बात की, अपने प्रोग्राम में भी, कि होगा क्या इस पूरे प्रोसेस के बाद। तो एक तो ये कि वो अपने आप को पार्डन कर सकेंगे। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वो अपने आप को पार्डन कर सकेंगे, कुछ ऐसे केसेस होंगे जो रियासतें चला रही हैं वो क्या करेंगी। न्यूयॉर्क की रियासत का खासतौर पे आतिफ ही सुबह मुझे बता रहे थे, इनफैक्ट अभी तक मैं उस पर डिटेल में नहीं देख सका। तो न्यूयॉर्क की जो रियासत का केस है उसमें क्या अटॉर्नी जनरल जो उनके कह रहे हैं न्यूयॉर्क के कि वो इनको सज़ा सुनाएंगे, तो उस सज़ा पे अमल दरामद होगा या क्या प्रोज एंड कॉन्स उसके फर्दर निकलेंगे, उसमें तो एनालिसिस और डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। जब वो होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम देख सकेंगे। लेकिन अमेरिका में अगर आप जेल में भी हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसी को हमने देखा कि उनके बावजूद इसके कि उन पे केसेस चल रहे थे, उसको
मुंतखब सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इस हवाले से ज़रूर रिकग्नाइज़ किया और इसका हवाला भी दिया कि ये जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट है, ये जो डेमोक्रेट्स थे, वो विच हंट का मुसलसल उनकी तरफ से बयानिया एक रहा। अब जब वो प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे तो वो किस तरह से इनको डील करेंगे, क्योंकि एक दूसरी साइड से भी डेमोक्रेट्स की तरफ से भी एक कंसर्न ये शो किया जा रहा है, और सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स रहीं ड्यूरिंग द कैंपेन उसमें भी ये बात हुई। तो एनालिस्ट उस पर जो कहते हैं, एक कॉमन फैक्टर जो उनकी तरफ से नज़र आता है वो ये है कि वो समझते हैं कि शायद साबिक़ सदर ट्रंप जब प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे, चूँकि अब मुंतखब हो गए हैं, तो वो उसी पैटर्न पे जाएंगे कि वो भी अपना बदला लेंगे या वो भी विच हंट कर सकते हैं। तो एक वो कंसर्न है जो कि यहाँ पे तज्जियाकारों को नज़र आता है। अच्छा, मैं दो तरह के सवालात हैं असद साहब, मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ और पहले मैं आतिफ साहब से उसके ऊपर लूँगा। एक होती है किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी, एक दाखिला पॉलिसी। दाखिली तौर पर मुझे आप आतिफ बता दीजिएगा कि ट्रंप को क्या क्या चीज़ें होंगी जो उनकी प्रायोरिटी होंगी कि 1, 2, 3 जिसके जो मतलब उन्होंने इलेक्शन में वादा किया, या उनका जो एक तरीका है सियासत है उसमें उनकी 3 प्रायोरिटीज़ ख़ास तौर पर अमेरिकन के लिए क्या होंगी, किस तरीके से उनको रिलीफ देंगे। और सर मैं आपके पास जब आऊँगा तो मैंने आपसे खारजा पॉलिसी का फिर पूछना है, फिर जिसमें जंगें भी आ जाती हैं। तो क्या चीज़ करेंगे ट्रंप की, पहली 2, 3, 4 चीज़ें क्या होंगी इक़्तिदार संभालने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो इमिग्रेशन पर जो उन्होंने प्रॉमिसेस तो नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा था कि वो एक्शंस क्या लेंगे इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। उसमें एक तो वो आके लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे, इमिग्रेशन को रोकने के लिए जितनी भी वो ताकत मुहैया कर सकते हैं बॉर्डर कंट्रोल को, वो उतनी ताकत मुहैया करेंगे। वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ रहते हैं उनकी डिपोर्टेशन के लिए जो इक़दामात करने हैं वो इक़दामात करेंगे। उन्होंने बहुत सी और भी बातें की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिकन्स के कत्ल में मुलव्वस होते हैं, अमेरिका में आपको पता है कि कैपिटल पनिशमेंट पे बैन है, उन्होंने कहा कि वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि अमेरिकन्स के कत्ल में मुलव्वस हैं और मुजरिम करार पाते हैं, उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा तजवीज़ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो लोग यहाँ पर हैं पहले से, जो शायद ऐसे सेंटर्स में हैं जहाँ उनको रखा गया है, वो उनको वहाँ से निकालेंगे और वापस मैक्सिको भेजेंगे। तो इमिग्रेशन के ऊपर आपको फिल फॉर इक़दामात वो करते नजर आएंगे। दूसरी बड़ी चीज़, अच्छा, फ्लाइट्स को रोकेंगे, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट पहले की तरह भर जाएगा लोगों से, फ्लाइट्स को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा है कि वो लीगल आने वालों को तंग नहीं करेंगे। तो क्या 2016 के मुकाबले में 2024 का ट्रंप मुख्तलिफ होगा लोगों को रोकने के हवाले से? देखिए, उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने मुस्लिम अमेरिकन का शुक्रिया भी अदा किया। तो वो ये एक तासुर कायम करना चाहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम नहीं हैं, जो बाज़ तंजीमों ने उनके बारे में तासुर कायम किया कि नहीं वो मुसलमान मुल्कों को और मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने ये अपने जो भी बेस है उसको ये बताने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो फुल फॉर आकर उस बैन को रीइंस्टेट कर देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो जल्द इक़दामात नज़र आएंगे वो है गवर्नमेंट को श्रिंक करना। उन्होंने इलॉन मस्क को ये टास्क दिया है कि जब वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। उनके ख्याल में गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ हैं, वो चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। और रिपब्लिकन पार्टी की ये हिस्ट्री रही है कि वो चाहती है कि गवर्नमेंट के बाजू बहुत बड़े ना हो, गवर्नमेंट का इख्तियार हर चीज़ पर बहुत बड़ा ना हो। वो चाहते हैं कि रेगुलेशंस को आसान किया जाए, सख्त ना किया जाए बिज़नेस करने में। आपने कहा कि वो गवर्नमेंट के इख्तियार को कम करने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो पॉपुलिस्ट तो चाहता है कि वो इक़्तिदार को अपनी मुट्ठी में ले आए। आमतौर पर जो एक अप्रोच है दुनिया के अंदर, मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, तो क्या ट्रंप गवर्नमेंट को छोटा करने से मुराद ये नहीं है कि उनकी ताकत में कमी हो। गवर्नमेंट को छोटा करने से मुराद ये होती है कि गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ में इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस ना बनाए कि बिज़नेस करना मुश्किल हो जाए, इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस ना लेके आए कि बिज़नेस कंपनीज़ या कॉरपोरेट्स जो हैं वो नई चीज़ों में हाथ डालना बंद कर दें। तो उनकी दूसरी तो तरजीह ये होगी, और ये रिपब्लिकन पार्टी का मैनिफेस्टो है कि गवर्नमेंट छोटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, वो टैक्सेस कम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि आम लोगों पर और कॉरपोरेशंस पर टैक्स में कमी लाई जाए।
उसके बरक्स डेमोक्रेटिक पार्टी कॉरपोरेशंस के ऊपर टैक्सेस में इजाफा करने की ख्वाहां होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझती है कि कॉरपोरेशंस चूँकि दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, इसलिए उनको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का दूसरी तरफ ये स्टांस है कि जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो लोग बिजनेस करना कम कर देते हैं, जब टैक्सेस कम होते हैं तो बिजनेसेस में इजाफा होता है। ठीक है आतिफ साहब, मैं असद साहब आपके पास सवाल जो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद उसको लूँगा क्योंकि बड़ा अहम मामला है। हम चूँकि पाकिस्तान से हैं तो रेलिवेंसी ज़्यादा यही बनती है, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत कम कर दें या टैक्सेस कम कर दें, इसका ताल्लुक शायद पाकिस्तान में बैठे किसी फ़र्ज से ना हो। लेकिन जो बात मैं असद साहब से करूँगा चाइना के हवाले से और फिर पाकिस्तान के हवाले से और फिर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, फिर जंगों के हवाले से, ट्रंप की खारजा पॉलिसी होगी क्या बुनियादी तौर पर और कितनी देर में उसको हम एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। असदुल्ला खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, आतिफ साहब मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से। आप दोनों मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया, क्योंकि अब कुछ तवील अब जो है वो गुफ्तगू हो रही है और यहाँ मौसम भी थोड़ा सा जिस तरह से हमारी इब्तिदा में बात हुई। असद साहब, खारजा पॉलिसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो क्या होगी, और फिर जब हम खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो फिर उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, ज़ाहिर है कि फिर एक उसको IMF की नज़र से देखते हैं कि IMF के पैकेजेस के अंदर जिस तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती रही है मुबैना तौर पर, क्या वो आइंदा भी माशी तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी उसके पैकेजेस के हवाले से। पॉलिटिकल एक जो मामला इमरान खान साहब का है उसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं। फिर चाइना के साथ क्या उनकी डील होगी, किस तरीके से ट्रंप साहब जो है वो चाइना को जो है वो ट्रीट करेंगे, तो क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं, जहाँ आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की हद तक IMF की सपोर्ट डेफिनेटली वो मुबैना नहीं है। वो IMF भी कंफर्म कर चुका और स्टेट डिपार्टमेंट भी कंफर्म कर चुका कि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने सपोर्ट किया है IMF से पैकेजेस अप्रूव करवाने में। उसके पीछे क्या अनासर कारफरमा है, मुआशी तजज़ियाकार इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं कि चीन के रिलेशंस के अगेंस्ट पाकिस्तान को उसमें सपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक बात फैक्ट है पाकिस्तान के लिहाज से कि सबसे बड़ा कर्जा जो है वो चीन की तरफ से है, और जो चीन के प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पे शफाफियत के हवाले से IMF ने हमेशा कंसर्न्स रेज किए हैं। और उसमें शफाफियत इस वजह से भी है कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट पे या बाकी वेबसाइट्स पे आपको नज़र आते हैं, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलता। तो वो एक ऐसा फैक्टर है कि वो अपनी जगह पे रहेगा। जहाँ तक अमेरिका की बात है कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान से डील करेगा, तो पाकिस्तान रडार पे अमेरिका की किसी भी फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखें तो आपको नज़र नहीं आता। 2019 की, जो कि हमेशा इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात का हवाला दिया जाता है, उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा था, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस थी। अब पाकिस्तान की कितनी रेलेवेंस है वो शायद सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को चाइना के लेंस से तो शायद देखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ स्पेस पाकिस्तान की अपेरेंटली अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बनती दिखाई नहीं देती। जहाँ तक बात यह है कि मुंतखब सदर ट्रंप जो हैं वो कैसे चाइना को डील कर रहे होंगे, तो टैरिफ्स जो हैं उन पे मुसलसल बात हो रही है कि उन्होंने आके जो टैरिफ लगाने की बात की है, उसके साथ साथ जो इमिग्रेशन की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इमिग्रेशन रोकने के लिए वो क्या करेंगे, तो मैक्सिको उनका एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनकी कि जब भी वो हल्फ लेंगे उससे अगले दिन ही और एट अर्लीस्ट वो मैक्सिको की प्रेसिडेंट को फ़ोन करके ये कहेंगे कि आप वहाँ से जो इमिग्रेंट्स का इन्फ्लो है वो रोकें, ताकि अमेरिका जो है इमिग्रेशन और ड्रग्स, उन्होंने दो चीज़ों की बात की, उसको रोका जाए, वरना हम मैक्सिको के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर 25% से ज़्यादा भी टैरिफ आयद कर सकते हैं। तो एक तो इस टैरिफ की उनकी जो पॉलिसी है उसकी वजह से सब परेशान हैं, सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स परेशान हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कारोबारी एक आदमी है, फिर इलान मस्क को वो अपने साथ रखेंगे, वो भी एक कारोबारी आदमी है। तो एक कारोबारी आदमी क्या अपने मुल्क में कारोबार को रोकने का सबब बनेगा, इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का सबब बनेगा? क्या फोरकास्ट हो रही है यहाँ? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की बात है, तो जितनी भी किसी ज़माने में अगर हम थोड़ा अर्सा पहले चले जाते हैं तो अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें जो नज़र आती थी, और अब उन रियासतों को रस्टिक स्टेट्स कहा जाता है जिन रियासतों में इंडस्ट्री थी, लेकिन क्योंकि वो ग्लोबली अगर आप उसको बात करें तो वो कंपेटिटिव उस तरह से शायद नहीं थी, दूसरे मुल्कों में लेबर सस्ती थी, तो इस वजह से यहाँ से कारोबार या जो बिजनेसेस थे वो निकल के बाहर जाना शुरू हुए, जिसके साथ साथ जॉब्स भी बाहर गई। सदर ट्रंप का एक जो अब तक पहली टर्म में भी और इस टर्म में भी उनका जो फोकस है, वो कहते हैं कि वो जॉब्स वापस लेके आएंगी नहीं आएंगी। मुआशी तज्जियाकारों की उसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ के ख्याल में कुछ हद तक पॉसिबल है कि ऐसी जॉब्स जनरेट की जा सकें जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी रिस्पेक्ट हो और उसको फॉलो किया जा सके, और इससे रिलेटेड
जितने भी, क्योंकि अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट डेवलप होती है एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके पीछे इन्वॉल्व है, उस R&D पे जो कॉस्ट आती है उसकी वजह से आपको शायद वो रेप्लिकेट होती है जब चाइना में नजर आती है तो वो बहुत सस्ती बनती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्टली इंपोज की जाती है, उसके लॉज स्ट्रिक्टली इंपोज किए जाते हैं, तो एक कॉस्ट जो बढ़ती है। तो यहाँ पे जॉब्स लाने के लिए जो उनका पूरा मकसद और जो स्टेटेड उनके स्टेटमेंट्स हैं कि वो यहाँ पे जॉब्स लाने के लिए ये सारी पॉलिसी अपनाएंगे। और जंगों के हवाले से वो क्या करेंगे? जो दो जंगें तो इस वक्त बड़ी हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन में भी उसको बड़ा एक अहम जो है वो पॉइंट दिया है कि मशरिक वस्ता यानी कि इजराइल की जंग को वो बंद करेंगे। यूक्रेन के हवाले से भी बड़ी एक इमदाद दी गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, उसके हवाले से वो बार बार बात हो रही है कि रशिया के साथ शायद ताल्लुकात भी थोड़े से बेहतर करें। तो क्या पॉलिसी में शिफ्ट आपको आता दिख रहा है? देखिए, एक जो यूक्रेन के हवाले से बात होती है, इमदाद अब तक जाती रही। पर्सनल बेसिस पे जब ये तजिया हो रहा होता है तो आई डू हैव एन ओपिनियन ऑन दैट कि जब आप ये बात करते हैं कि जो यूक्रेन की इमदाद जो है वो अमेरिका एज अ कंट्री दे रहा है, स्टेट पॉलिसी है जिस पे बात कर रहे होते हैं और उस पर तजिया इसी तरह का आता है, तो क्या ओवरनाइट पॉलिसी चेंज हो जाएगी? शायद 20 से 25% तक का कुशन होगा प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उस पॉलिसी के चेंज होने के ओवरनाइट चांसेस नहीं होंगे। बाकी जब हम ये बात करते हैं कि यूक्रेन के साथ ताल्लुकात किस तरह के, किस नौइयत पे आगे बढ़ेंगे, तो अमेरिका सभी जो थिंक टैंक्स हैं DC में वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जो है वो उसको लूज करे और वो रशिया के पास चला जाए, रिगार्डलेस कोई भी प्रेसिडेंट हो यहाँ पे। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जंगें रुकवाने के हवाले से, तो उनकी स्टेटमेंट आप सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं होता तो ये जंगें होती नहीं। तो दरमियान में ये जो 2 से 2-2.5 महीने का जो गैप है, इसमें किस करवट बैठेगा ये पूरा प्रोसेस, और बैक एंड पे जो डिप्लोमेसी हो रही है उसकी वजह से शायद आउटकम जो है वो अनाउंस करने की पोजीशन में हो जब सदर ट्रंप आए, जब वो ओथ ले रहे हों, तो उसके बाद ये जो 2-2.5 महीने हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, एक बड़ा प्रेशर पाकिस्तान में बन रहा है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, और बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि ट्रंप अब आ चुके हैं, वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, और जब दोस्त एक दूसरे की अपने दूसरे दोस्त की मदद करेगा तो फिर दुनिया देखेगी। और सुना USB भी तैयार हो रही है कि यहाँ जुल्फी बुखारी साहब आएंगे और ट्रंप को देंगे, शिकायत करेंगे कि देखो कितनी बदमाशी की है इन्होंने हमारे साथ और तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बातें होती रही हैं। उन सारी बातों के बावजूद एक मुल्क दूसरे मुल्क से डील करेगा, और हम इस पूरे प्रोसेस में ये भी भूल जाते हैं कि इमरान खान ही थे जिन्होंने साइफर का जो एक पूरा केस और जो बयानिया बनाया था। और दूसरी साइड पे अगर अमेरिका सिस्टम को बाईपास करके कुछ कर सकता होता तो एक शकील आफरीदी को सब जानते होंगे, शकील आफरीदी को शायद अब तक निकलवा चुके होते, वो मे बी US की डार्लिंग भी हो वो, लेकिन अब तक नहीं निकाल सके। उसको आफिया सिद्दीकी के केस से जोड़ा जाए या उसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए, तो एक पाकिस्तान के अपने लॉज हैं, पाकिस्तान किसी भी तरह का मुल्क एक हो सकता है, लेकिन उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ है। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं समझ आती इस बात की कि वो सदर ट्रंप के फ़ोन से अगर ये समझ रहे हैं PTI वाले या कोई भी कि उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप विच हंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ की जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पाक पैक ने या बाकी जो यहाँ पे पैक्स थे, जो डायस्पोरा है यहाँ पे, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ या अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को सपोर्ट इसलिए दी थी कि पाकिस्तान में, और उनको सपोर्ट करते वो ऑन पेपर्स और ऑन रिकॉर्ड नज़र आए कि यहाँ वो इमरान खान और बाकी जो पॉलिटिकल वहाँ पे विक्टिमाइज्ड लोग हैं उनको रिहा करवा सकेंगे या उनके लिए कुछ बात कर सकेंगे। तो वो फैक्टर हम नहीं भूल सकते। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आतिफ साहब, 2016 में भी ट्रंप आए थे, पहला टर्म था उनका, अब दोबारा वो ज़ाहिर सदर मुंतखब हुए हैं, तो 16 और 24 के डोनाल्ड ट्रंप में खारजा पॉलिसी के हवाले से, मैच्योरिटी के हवाले से, डीलिंग्स के हवाले से, और फिर ख़ास तौर पर अक़लियत जिसमें फिर देसी कम्युनिटी भी आ जाती है, मुसलमान भी आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, हिंदुस्तानी भी आ जाते हैं, तो इन तमाम लोगों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में कोई फ़र्क आएगा, कोई शिफ्ट आएगा? जी देखिए, जहाँ तक उनकी पॉलिसी का और गवर्नेंस का तरीक़ाकार होगा, यकीनन शिफ्ट आएगा, क्योंकि पहली मरतबा जब वो इलेक्ट हुए तो उनके लिए पहली बार थी। और ट्रंप रिवायती पॉलिटिशियन नहीं थे, करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो बिजनेसमैन थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब हो गए, फिर आके उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोगों को शामिल किया। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, इंतज़ामिया कैसे चलती है। उनके कुछ एडवाइज़र्स थे जो कि करियर में रह चुके थे। उस्मान गुजार तो नहीं थे जी?
नहीं, खैर उन्होंने अपने किसी आदमी को उस्मान बुज़दार नहीं कहा। जो लोग उनके साथ नहीं रहे वो नहीं रहे, और जो लोग उनके साथ रहे, और ख़ास तौर पर अब जो लोग उनकी कैबिनेट में आएंगे, उनके एडवाइज़र्स में आएंगे, यहाँ मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है कि वो लोग होंगे जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। वो लोग जो कि जब उनको इंडाइट किया जा रहा था, उन पर मुकदमात चल रहे थे, वो उनके साथ खड़े रहे, और उन्होंने ये कहा भी है कि मैं उन लोगों को याद रखूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो डोमेस्टिकली क्या वही अप्रोच रहेगी उनकी, तो इमिग्रेशन पर तो कोई तब्दीली नहीं होगी, सख्त रहेंगे। हाँ, एंगेजमेंट जो है अक़लियतों के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपनी कैंपेन में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया, अमेरिकन मुस्लिम्स का। मिशिगन जो कि एक बैटल स्टेट थी, वहाँ पे मुसलमानों का बहुत ही अहम किरदार था। वहाँ फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न्स वहाँ मुस्लिम लीडर्स उनकी रैलियों में गए, उन्होंने वहाँ खड़े होकर बताया कि हमें उम्मीद है कि जब ट्रंप आएंगे तो वो वॉर्स ख़त्म करवाएंगे। तो उन्होंने वो कनेक्शन डेवलप किया है मुसलमानों के साथ अमेरिका में। इसके साथ साथ और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, आप देखिए कि इस मरतबा हिस्पैनिक मर्दों ने 2020 के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट दिया है ट्रंप को। हिस्पैनिक ख़वातीन ने 2020 के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट दिया है ट्रंप को। हालांकि जब वो इमिग्रेशन को रोकने की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप जो मुतासर होता है वो हिस्पैनिक्स हैं, जो कि साउथ अमेरिका से वो रियासतें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, जहाँ ड्रग कार्टेल्स हैं, वहाँ से भाग के अमेरिका आना चाहते हैं। तो अभी तो ये अगर हम ओवरऑल एक होलिस्टिकली इसको देखें तो ये लगता है कि नहीं, वो भी एंगेज करेंगे माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ, एथनिक ग्रुप्स के साथ, और एथनिक ग्रुप्स भी उनको एक ऐसे सदर के तौर पर अब एटलीस्ट अज्यूम कर रहे हैं जो आकर पूरे अमेरिका की बात करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्या कुछ तब्दील होगा, उनके टारगेट्स बड़े वाज़े हैं। उन्होंने इमिग्रेशन को टारगेट रखा है, उन्होंने टैक्सेशन को टारगेट रखा है, उन्होंने इस चीज़ को टारगेट रखा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं बिजनेसेस के ऊपर, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो आके इन चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे और इसी के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो असद साहब आपके पास भी, आतिफ साहब आपके पास भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सियासी इंतकाम किस हद तक ट्रंप अपने मुखालफिन से लेंगे। फिर जब सियासी इंतकाम की बात हम कर लेंगे तो मैं असद साहब और आतिफ साहब से ज़रूर पूछूंगा कि यहाँ पर हमने देखा है कि मीडिया हाउसेस ने भी एक पोजीशन ली हुई है, और पाकिस्तान में मीडिया हाउस ने जब भी किसी जगह पर पोजीशन ली, किसी पार्टी के लिए पोजीशन ली, तो हमने देखा कि वो मुश्किलात का शिकार हुआ। तो इंतकाम की जब बात हो रही है, पॉलिटिकल इंतकाम की बात हो रही है, तो फिर मीडिया के साथ ख़ास तौर पर जो हम देखते हैं कि मीडिया ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि इधर आप इस साइड हैं या इस साइड हैं, और अखबारात से लेकर TV चैनल्स तक सबको पता है कि कौन किसके साथ है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसके मुखालिफ है। तो उन तमाम लोगों का क्या होगा, और जर्नलिज्म के जो बुनियादी असूल हैं ये उससे कितना मुतसादिम है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। असदुल्ला खालिद साहब वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं। आपका फिर शुक्रिया मैं करूंगा क्योंकि हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए नाज़रीन, और आतिफ साहब मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। असद साहब, मीडिया के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल इंतकाम ज़ाहिर है मैंने आपसे पूछना है। मीडिया ने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि आप ट्रंप की साइड हैं, डेमोक्रेट्स की साइड है, या आप जो है वो दूसरी साइड हैं। क्या हमेशा से यहाँ का मीडिया ऐसा ही है, 2016 से पहले भी ऐसा ही था, और इस लाइन ड्रॉ करने के बाद उनको कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ेंगे? क्योंकि ट्रंप थोड़ा सा इस तरह वाले से बात भी करते रहे हैं कि मैं देखूंगा आके। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में लाइसेंस मुअत्तल हो रहा है, जुर्माने लग रहे हैं, और बच्चे क्या हमने यहाँ पे बात करनी, तो क्या अमेरिका में भी ये पॉसिबल है कि जो उसके मुखालिफ चैनल थे ट्रंप के, वो अखबारात वो कोई तकलीफ़ उठाएंगे? देखिए, मैं मीडिया भी यहाँ पे उतना ही पुराना है जितनी पुरानी जमहूरियत है। तो जब हम यहाँ पे मीडिया की बात करते हैं तो एक चीज़ को हम उससे कनेक्ट करते हैं, बिजनेस से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे एक जो बेसिक मॉडल है वो यही है कि आपका वहाँ पाकिस्तान में जो आप कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट अच्छा खासा बिजनेस देती है चैनल्स को या सारे मीडिया को, अखबारात को भी देती है। यहाँ पे ये रवायत नहीं है। एक जो भी आपके पब्लिक एड्स होते हैं वो हर एक के पास जाएंगे। दूसरा, जब हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कैपिटलिज्म एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हर एक फ्री है जो जिस तरह से वो काम करना चाहे। आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, आपकी जो बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको हम बेस बना के उसको गेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा क्लियर उनके बायसेस हैं या क्लियर टिल्ट है, वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। और अगर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे लोकल मीडिया पे, तो आपको राइट विंग के या कंजर्वेटिव मीडिया भी मिलेगा, आपको लिबरल मीडिया भी मिलेगा, आपको सेंट्रल मीडिया भी मिलेगा, जो ऐसा मीडिया है जो कि एक आई वुड से मिडवे अप्रोच लेता है, जिसमें दोनों साइड की ओपिनियन या एक मॉडरेट ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है।
अब और वो सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑलरेडी, अगर आप सिंपल गूगल करें तो आपको पूरा बायस नज़र आएगा कि ये चैनल जो है वो, या ये अखबार जो है वो राइट विंग का है और ये आपका लेफ्ट विंग का है। तो ये ऑडियंस को पता है, उसके पर्दे वाले उसके अपने कारीन हैं, उसके अपने सामीन हैं, उसके अपने नाजरीन हैं, वो डे वन से ऐसे ही है। वो 2016 से पहले भी ऐसा ही था और 2016 के बाद भी ऐसा ही रहा। अगर आपको साबिक सदर ट्रम्प या मौजूदा मुंतखब सदर की हम बात करते हैं, सदर ट्रम्प की, तो जब उनका CNN के साथ एक सहाफ़ी के साथ एक आर्गूमेंट हुआ जिसमें उन्होंने CNN के क्रेडेंशियल्स जो थे वो वाइट हाउस में आने के लिए मना किए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। CNN उस वक्त भी वही बात कर रहा था, उसके बाद वो एग्रेसिवली शायद वो बात करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो फॉक्स न्यूज़ भी है। दो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं। शायद CNN अगर डेमोक्रेट्स को लेवरेज देता है या डेमोक्रेट्स को की लिबरल साइड को कवर करता है, तो फॉक्स मिड, एक तो अगर आप इसमें एक और एंगल हम शामिल अगर करें कि मीडिया जो है अमेरिका में वो ज़्यादातर कोस्टल साइड्स पे है, या वो ईस्ट कोस्ट पे है या वो वेस्ट कोस्ट पे है। तो कोस्टल साइड्स पे इमिग्रेंट ज़्यादा है या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा है, ग्रुप्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, तो आपको उस तरह की ओपिनियन आपको इस मीडिया से मिलती है। जब आप मिडल अमेरिका में जाते हैं या मेन लैंड अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फॉक्स न्यूज़ का ज़्यादा जो है वो आपको बेस भी मिलती है, देखने वाले भी ज़्यादा मिलते हैं और उनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा है। इसी तरह से यानी कि रीजनल तकसीम है मीडिया के अंदर, तकसीम है, रीजनल तकसीम है। और आपके स्टैंडर्ड्स की जो आप लिबरल साइड आप ले रहे हैं, प्रोग्रेसिव साइड ले रहे हैं या आप कंजर्वेटिव साइड ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मीडिया की तकसीम है और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी ऑडियंस भी है।